आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने कामयाबी के बारे में हमारे सोचने का अंदाज ही बदल दिया। मैल्कम ग्लैडवेल की आउटलायर्स। जी। हम सबको यही सिखाया जाता है कि कामयाबी सिर्फ जाती मेहनत, जहानत और लगन का नतीजा है। वो एक शख्स की कहानी जो अपने बलबूते पर दुनिया फतह कर लेता है। हाँ, अ सेल्फ मेड मैन। बिल्कुल। लेकिन ग्लैडवेल कहते हैं कि ये कहानी जितनी भी मुतासिर कुन हो, अधूरी है, बल्कि शायद गलत है। जी, वो इस पूरी सेल्फ मेड इंसान की कहानी को चैलेंज करते हैं। उनका कहना है कि अगर आप वाकई किसी कामयाब शख्स की कहानी समझना चाहते हैं, तो सिर्फ उस शख्स को मत देखें। अच्छा। उसके इर्द गिर्द देखें। उसका खानदान, उसकी पैदाइश का साल, वो कहाँ पला बढ़ा, यहाँ तक कि उसके आबा अजदाद क्या करते थे। ग्लैडवेल हमें उन पोशीदा मौाक़े और हादसाती फ़वाइद और सकाफ़ती विरसे की दुनिया में ले जाते हैं, जो असल में कामयाबी की बुनियाद रखते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम उन अवामिल को समझेंगे जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहते हैं। और इसकी शुरुआत ग्लैडवेल एक बहुत ही अजीब और हैरानकुन मिसाल से करते हैं। कनाडा की आइस हॉकी। हाँ, ये वाकई हैरानकुन है। ग्लैडवेल कनाडा की जो बेहतरीन जूनियर हॉकी लीग्स हैं, उनके खिलाड़ियों की फ़हरिस्तें देखते हैं और एक बहुत ही अजीब पैटर्न नोट करते हैं। क्या? उन एलीट खिलाड़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद साल के पहले 3 महीनों में पैदा हुई थी, जनवरी, फरवरी या मार्च में। एक मिनट। इसका क्या मतलब हुआ? क्या जनवरी में पैदा होने वाले बच्चे कुदरती तौर पर बेहतर एथलीट होते हैं? ये तो ये तो इल्म नजूम वाली बात लग रही है। देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन इसका इल्म नजूम से कोई ताल्लुक नहीं। इसका ताल्लुक एक बहुत ही सादा इंतजामी उसूल से है। अच्छा। कनाडा में बच्चों की हॉकी लीग्स के लिए उम्र की जो कट ऑफ तारीख है, वो 1 जनवरी है। ओके। इसका मतलब ये है कि एक ही लीग में खेलने वाले बच्चों में वो भी हो सकता है जो 2 जनवरी को पैदा हुआ हो, और वो भी जो इसी साल 31 दिसंबर को पैदा हुआ हो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जनवरी में पैदा होने वाला बच्चा दिसंबर में पैदा होने वाले बच्चे से तकरीबन 1 साल बड़ा हो सकता है, हालांकि वो एक ही एज ग्रुप में खेल रहे हैं। बिल्कुल। और 9 या 10 साल की उम्र में 1 साल का फर्क तो बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा। वो बच्चा जिस्मानी तौर पर ज्यादा पुख्ता, बड़ा और मजबूत होता है। तो जब कोचेस बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब करते हैं, तो वो लाशऊरी तौर पर इन्हीं बड़े और मजबूत बच्चों को चुन लेते हैं। सही। अब यहाँ से असल खेल शुरू होता है। उन मुंतखब बच्चों को एलीट स्क्वाड्स में शामिल कर लिया जाता है। उन्हें बेहतरीन कोचेस मिलते हैं, वो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और उन्हें ज्यादा मैचेस खेलने का मौका मिलता है। तो एक छोटा सा हादसाती फायदा, यानी साल के शुरू में पैदा होना, वक्त के साथ बड़ा होता जाता है। वो बच्चे जो शुरू में सिर्फ थोड़े बड़े थे, अब बेहतर ट्रेनिंग की वजह से वाकई बेहतर खिलाड़ी बन जाते हैं। पहाड़ से लुढ़कते हुए बड़ा और बड़ा होता जाता है। हम्म। इसी को ग्लैडवेल मजमूई फायदा या अक्यूमुलेटिव एडवांटेज कहते हैं। ये खुद को पूरा करने वाली पेशीनगोई बन जाती है। सिस्टम ने जिन्हें टैलेंटेड समझा, उन्हें मौके दिए और उन मौकों ने उन्हें वाकई टैलेंटेड बना दिया। ये वाकई हैरान गुन है कि आपकी तारीख़ पैदाइश जैसी छोटी सी चीज़ आपकी ज़िंदगी पर इतना गहरा असर डाल सकती है। और ग्लैडवेल कहते हैं कि ये सिर्फ हॉकी तक महदूद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही पैटर्न यूरोपीय फुटबॉल लीग्स में और यहाँ तक कि स्कूलों में भी नजर आता है, जहाँ क्लास में जो बच्चे बड़े होते हैं, उनके गिफ्टेड प्रोग्राम्स में जाने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। जी। ये तो हुई मौके की बात, लेकिन मौका मिलने के बाद भी तो कुछ करना पड़ता है। यहीं पर ग्लैडवेल का वो मशहूर जमाना 10,000 घंटे का असूल सामने आता है। जी, ये शायद आउटलायर्स का सबसे मशहूर आइडिया है। ये नज़रिया बर्लिन की एक म्यूजिक एकेडमी में की गई तहकीक पर मबनी है। वहाँ माहिरीन ने पाया कि बेहतरीन वायलिन बजाने वालों, अच्छे बजाने वालों और औसत दर्जे के बजाने वालों में फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का था। और वो क्या था? प्रैक्टिस के घंटे। जो बेहतरीन थे, उन्होंने 20 साल की उम्र तक कम से कम 10,000 घंटे प्रैक्टिस की थी। 10,000 घंटे? यानी कुदरती टैलेंट नाम की कोई चीज नहीं? ये बात हजम करना थोड़ी मुश्किल है। ग्लैडवेल इसके लिए द बीटल्स की मिसाल देते हैं, जो तारीख के सबसे कामयाब बैंड्स में से एक है। बिल्कुल। हम सब उन्हें बेपनाह टैलेंटेड समझते हैं, लेकिन उनकी कहानी भी यही उसूल बयान करती है। जी। मशहूर होने से पहले बीटल्स को जर्मनी के शहर हैम्बर्ग के क्लबों में परफॉर्म करने का मौका मिला, और ये कोई ग्लैमरस काम नहीं था।
अच्छा। वो बहुत कम पैसों पर, इंतहाई खराब हालात में, कभी-कभी दिन में 8 घंटे, हफ्ते के 7 दिन परफॉर्म करते थे। ये उनकी ट्रेनिंग थी। जब वो 1964 में अमेरिका आए और दुनिया पर छा गए, तब तक वो तकरीबन 1200 बार लाइव परफॉर्म कर चुके थे। यानी वो अपने 10,000 घंटे पूरे कर चुके थे। एग्जैक्टली। वो उस वक्त के किसी भी बैंड से कहीं ज्यादा तजुर्बाकार थे। और बिल गेट्स की कहानी तो उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। हम सब उन्हें एक कंप्यूटर जीनियस के तौर पर देखते हैं, जिसने अपने गराज में एक सल्तनत खड़ी कर दी। लेकिन क्या ये वाकई इतना सादा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्लैडवेल हमें बताते हैं कि बिल गेट्स को खुशकिस्मती के ऐसे मौके मिले जो उस वक्त दुनिया में शायद चंद दर्जन लोगों को ही मिले होंगे। जैसे? 1968 में जब वो 8वीं जमात में थे, उनके स्कूल ने, जो सिएटल का एक अमीर स्कूल था, एक कंप्यूटर टर्मिनल खरीदा। ये उस वक्त एक इंतहाई नायाब और महंगी चीज थी, और बिल गेट्स को प्रोग्रामिंग का जुनून हो गया। सिर्फ कंप्यूटर मिल जाना ही काफी नहीं था। 10,000 घंटे पूरे करने के लिए तो बहुत वक्त चाहिए होता है। यहीं पर किस्मत का दूसरा और तीसरा खेल आता है। इस कंप्यूटर सिस्टम में एक बग था, जिसकी वजह से गेट्स और उनके दोस्तों को लामहदूद मुफ्त कंप्यूटर टाइम मिल गया। वाह! फिर जब वो वक्त खत्म हुआ, तो उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के कंप्यूटर्स तक रसाई मिल गई, क्योंकि एक प्रोग्रामर ने उन्हें रात के वक्त सिस्टम टेस्ट करने के लिए हायर कर लिया। तो जब ज्यादातर यूनिवर्सिटी के तलबा भी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगा सकते थे, बिल गेट्स नौअमरी में ही हजारों घंटे की हकीकी प्रोग्रामिंग कर रहे थे। जी। तो इन दोनों मिसालों का निचोड़ ये है कि गैर मामूली सलाहियत को भी अपने 10,000 घंटे पूरे करने के लिए गैर मामूली मौकों की जरूरत होती है। द बीटल्स को हैम्बर्ग मिला और बिल गेट्स को वो कंप्यूटर टर्मिनल। बिल्कुल। ये काम अकेले सिर्फ अपनी मेहनत से करना तकरीबन नामुमकिन है। ग्लैडवेल का नुक्ता ये नहीं कि मेहनत जरूरी नहीं। वो कहते हैं मेहनत इंतहाई जरूरी है, लेकिन मेहनत करने का मौका सबको बराबर नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर कामयाबी के लिए मौका और 10,000 घंटे की प्रैक्टिस जरूरी है, तो फिर जहानत या टैलेंट का क्या किरदार है? क्या एक जीनियस को भी इतनी ही मेहनत करनी पड़ती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ग्लैडवेल इसका जवाब क्रिस्टोफर लेंगन की हैरानकुन कहानी से देते हैं। एक ऐसा शख्स जिसका आईक्यू आइंस्टाइन से भी ज्यादा था। जी, क्रिस्टोफर लैंगन की कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। उनका आईक्यू 195 के करीब बताया जाता है। वो बचपन से ही नाकाबिले यकीन हद तक ज़हीन थे। 6 माह की उम्र में बोलना शुरू कर दिया था। 6 माह की उम्र में? जी, और नौउम्री में खुद ही रियाजी और फिजिक्स के पेचीदा नजरियात समझ लेते थे। लेकिन इस बेपनाह ज़हानत के बावजूद वो जिंदगी में ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके। ये कैसे मुमकिन है? इतनी जहानत के साथ तो उन्हें दुनिया पर राज करना चाहिए था। यहीं पर ग्लैडवेल एक बहुत ही मुतनाज़ बात करते हैं, जो हम में से अक्सर लोगों के लिए हजम करना मुश्किल होगा। हम सब यही मानते हैं कि जितना ज़्यादा आईक्यू उतनी ज़्यादा कामयाबी, लेकिन वो कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। गलत है? जी, वो कहते हैं कि ज़हानत बास्केटबॉल में कद की तरह है। इसकी एक हद होती है। अच्छा, ये दिलचस्प है। कैसे? बास्केटबॉल खेलने के लिए आपका लंबा होना ज़रूरी है, लेकिन एक ख़ास कद, मसलन 6 फुट तक पहुंचने के बाद मज़ीद लंबा होना आपको लाजमी तौर पर बेहतर खिलाड़ी नहीं बनाता। इसी तरह ग्लैडवेल कहते हैं कि एक ख़ास आईक्यू लेवल, तकरीबन 120 के बाद, मज़ीद आईक्यू पॉइंट्स का हकीकी दुनिया की कामयाबी पर कोई ख़ास असर नहीं होता। तो आपको सिर्फ काफी हद तक ज़हीन होना चाहिए। एग्जैक्टली। ये बात लुइस टर्मिन के मशहूर जीनियस मुताले से भी साबित होती है। उन्होंने 1400 से ज़्यादा ज़हीन बच्चों का पूरी ज़िंदगी मुताला किया। उनमें से जो सबसे ज़्यादा कामयाब हुए, वो ज़रूरी नहीं है कि सबसे ज़्यादा आईक्यू वाले थे, बल्कि उनका ख़ानदानी पस मंज़र ज़्यादा अहम था। तो अगर खालिस जहानत काफी नहीं, तो फिर और किस चीज की जरूरत है? यहाँ ग्लैडवेल अमली ज़हानत या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का तस्वर पेश करते हैं। अमली जहानत? जी, ये वो इल्म है जो आपको बताता है कि किससे क्या कहना है, कब कहना है, और अपने मकसद को हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से कैसे कहना है। ये वो समाजी महारतें हैं जिनसे आप दुनिया और इसके इदारों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखते हैं। और ये आईक्यू टेस्ट से नहीं मापी जा सकती। बिल्कुल नहीं। और क्रिस्टोफर लैंगन में इसी चीज़ की कमी थी। वो अपनी ज़हानत की वजह से अपनी वालदा का फाइनेंशियल एड फॉर्म भरने में मदद नहीं कर सके और कॉलेज से निकाल दिए गए।
वो एक प्रोफेसर को अपनी क्लास का वक्त बदलने पर कायल नहीं कर सके। उनके पास तज्जियाती जहानत तो बहुत थी, लेकिन अमली जहानत बिल्कुल नहीं थी। जी, ग्लैडवेल इसका मुवाजना रॉबर्ट ओपेनहाइमर से करते हैं, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के सरबराह थे। ओपेनहाइमर भी एक जीनियस थे, लेकिन उनके पास अमली जहानत भी थी। कॉलेज में उन्होंने अपने ट्यूटर को जहरीले केमिकल से मारने की कोशिश की। क्या? जी, ये एक संगीन जुर्म था, लेकिन वो अपनी कायल करने की सलाहियत और समाजी महारतों का इस्तेमाल करते हुए इंतजामिया से बात करके सिर्फ प्रोबेशन पर छूट गए। वाह, लिंगोनिन एक छोटी सी ब्यूरोक्रेटिक रुकावट पार नहीं कर सके, जबकि ओपेनहाइमर ने कत्ल की कोशिश के इल्जाम से खुद को बचा लिया। ये एक जबरदस्त मवाजना है। लेकिन ये अमली जहानत आती कहाँ से है? ग्लैडवेल के मुताबिक ये बड़ी हद तक आपके खानदानी पस मंजर और परवरिश का नतीजा होती है। वो माहिर उमरानियात एनी लारियो के काम का हवाला देते हैं। अच्छा। लारियो ने पाया कि अमीर और मुतवस्सित तबके के वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश कंसर्टेड कल्टीवेशन के अंदाज में करते हैं। वो अपने बच्चों को सवाल पूछने, अथॉरिटी से बात करने और अपने लिए आवाज़ उठाने की तरगीब देते हैं। वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि दुनिया उनके लिए काम कर सकती है। जी, इसके बरक्स गरीब और मेहनतकश तबके के वालिदैन कुदरती नशोनुमा की कामयाबी पर अमल करते हैं। वो अपने बच्चों को बड़ों का एहतराम करना और खामोश रहना सिखाते हैं। वो बच्चों को खुद इन्हिसारी तो सिखाते हैं, लेकिन इदारों में कामयाबी के लिए ज़रूरी समाजी महारतें नहीं सिखा पाते। और क्रिस्टोफर लैंगन इसी माहौल में पले बड़े थे, इसलिए उन्हें अथॉरिटी के सामने झुकना तो आता था, लेकिन उनसे अपने फायदे के लिए बातचीत करना नहीं आता था। जी, तो आपकी ज़हानत आपको दरवाजे तक तो ले जा सकती है, लेकिन इस दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल होने के लिए आपको अमली ज़हानत की ज़रूरत होती है, जो अक्सर आपको अपने ख़ानदान से विरासत में मिलती है। ये ख़ानदान और विरासत का आइडिया हमें कामयाबी की इस पहेली के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ ले जाता है, सकाफ़ती वारसा। बिल्कुल। इसको समझाने के लिए ग्लैडवेल हमें न्यूयॉर्क के कुछ सबसे कामयाब वुकला की कहानी सुनाते हैं, जिनमें जो फ्लूम नामी एक वकील नुमाया है। बज़ाहिर ये गुर्बत से इमारत तक की एक क्लासिक कहानी लगती है, लेकिन ग्लैडवेल कहते हैं कि असल कहानी कुछ और है। बिल्कुल, वो जो फ्लूम और इन जैसे दूसरे यहूदी वकला की कामयाबी को 3 असबाब में तकसीम करते हैं। पहला सबक ये है कि एक कामयाब वकील बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी थीं। सही वालिदैन का होना, सही मजहब का होना और सही नस्ल से होना। ये तो बहुत अजीब बात है। सही मजहब का होना कामयाबी के लिए कैसे जरूरी हो सकता है? यहाँ भी एक नुकसान फायदे में बदल गया। 20वीं सदी के वस्त में न्यूयॉर्क की बड़ी पावकार वाइट शू लॉ फर्म्स, जो बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट्स को संभालती थीं, यहूदी वकला को मुलाजमत नहीं देती थी। अच्छा, ये तो इम्तियाजी सलूक था। जे खुली अदावत थी। इसलिए उन बासलाहियत यहूदी वकला को अपनी फर्में खोलनी पड़ी और वो काम करना पड़ा जो कोई और नहीं करना चाहता था। और वो काम क्या था? वो काम था मुकदमाबाजी यानी लिटिगेशन और मुखालफाना कब्जे यानी हॉस्टाइल टेकओवर्स। इस वक्त के मुअज़्ज़ज़ वकला इस काम को गंदा और गैर मुहज़्ज़ब समझते थे। लेकिन 1970 की दिहाई में कॉरपोरेट अमेरिका का माहौल बदल गया। कंपनियों को खरीदने और बेचने का रुझान बहुत बढ़ गया। अचानक वही गंदा काम कानूनी दुनिया का सबसे मुनाफा बख्श और अहम काम बन गया। और इस काम के माहिर कौन थे? वही यहूदी वकला जिन्हें सालों तक धुतकारा गया था। एग्जैक्टली, उनका नुकसान उनका सबसे बड़ा मौका बन गया। वाह, तो जब कॉरपोरेट दुनिया ने अपने उसूल बदले, तो ये वकला पहले से ही इस नए खेल के माहिर थे। ये तो हुई पहली बात। दूसरा सबक डेमोग्राफिक किस्मत के बारे में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप किस दौर में पैदा हुए, ये आपकी जिंदगी पर गहरा असर डालता है। ग्लैडवेल इसके लिए जेनेकुलू खानदान की 2 नस्लों का मवाजना करते हैं। ठीक है। मॉरिस जेंकलो 1902 में पैदा हुए। उन्होंने अपनी जवानी अजीम के साथ बाजारी ग्रेट डिप्रेशन के दौर में गुजारी, जहां मौके ना होने के बराबर थे। उनकी पूरी नस्ल ने माशी तौर पर बहुत जिद्दोजहद की। और उनके बेटे मॉट जंकलो? मॉट 1930 की दहाई में पैदा हुए, एक ऐसे दौर में जिसे डेमोग्राफिक गिरावट कहते हैं, के साथ बाजारी की वजह से उस दौर में शरह पैदाइश बहुत कम थी। अच्छा। इसका नतीजा ये हुआ कि मॉट की नस्ल को हर चीज़ में कम मुकाबले का सामना करना पड़ा।
उन्हें छोटे स्कूलों की क्लासें मिली, यूनिवर्सिटियों में दाखिला आसान था, और जब वो काम की दुनिया में दाखिल हुए तो नौकरियों की भरमार थी। ये खालिस किस्मत थी। तो पहला सबक था कि आपका पसे मंजर क्या है, दूसरा ये कि आप कब पैदा हुए, और तीसरा और आखिरी सबक उन वकला के वालदैन के काम से मुताल्लिक है। उनमें से ज्यादातर के वालदैन यहूदी तारिके वतन थे जिन्होंने न्यूयॉर्क की गारमेंट इंडस्ट्री में काम किया। इसका वकालत से क्या ताल्लुक? ग्लैडवेल कहते हैं कि उनके वालदैन जो काम करते थे वो बामाने काम था। इसकी 3 खुसूसियात थीं: खुद मुख्तारी, पेचीदगी और मेहनत और इनाम के दरमियान वाज़े ताल्लुक। मतलब ये सिर्फ बेमानी मशक्कत नहीं थी, बल्कि इसमें दिमाग और महारत का इस्तेमाल होता था। बिल्कुल। कपड़े बनाने का काम जिस्मानी तौर पर मुश्किल था, लेकिन ये उनका अपना काम था। उन्हें खुद फैसले करने पड़ते थे, कपड़े डिजाइन करने, मवाद खरीदने और इसे बेचने के लिए गुफ्तगू शुनीद करनी पड़ती थी। सही। और इस काम ने उन वालदैन को जो अक़दार सिखाएं, मेहनत, पहल करना और दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना, वही अक़दार उन्होंने अपने बच्चों को मुंतकिल की। यही वो महारतें थीं जो एक जारहाना कॉरपोरेट वकील बनने के लिए ज़रूरी थीं। तो उन्होंने अपने घरों में अमली जहानत के वो असबाक सीखे थे जो उन्हें दुनिया के किसी भी बेहतरीन लॉ स्कूल में नहीं मिल सकते थे। जी बिल्कुल। तो जब हम इन तमाम नुकात को एक साथ जोड़ते हैं, कैनेडियन हॉकी खिलाड़ी बिल गेट्स, क्रिस्टोफर लैंगन और न्यूयॉर्क के वकला, तो एक वाज़ह तस्वीर सामने आती है। कामयाबी सिर्फ एक फर्द की कहानी नहीं है। नहीं, ये उनकी नस्लों, उनके मौक़े और उनकी सकाफत की कहानी है। ग्लैडवेल के काम को देखते हुए कामयाबी एक तोहफा है, लेकिन ये सिर्फ टैलेंट का तोहफा नहीं है, ये मौका, वक्त और विरसे का भी तोहफा है। जी, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कितने ही मुमकिना आउटलायर्स होंगे जिनकी सलाहियतें कभी सामने ना आ सकें क्योंकि वो सही वक्त पर सही जगह पर नहीं थे। बिल्कुल। कितने ही बच्चे होंगे जो साल के आखिर में पैदा होने की वजह से हॉकी टीम से बाहर रह गए, या कितने ही बिल गेट्स होंगे जिन्हें कभी कंप्यूटर तक रसाई नहीं मिली। जी, ये किताब हमें इनफरादी कामयाबी पर खुश होने के साथ-साथ इन निज़ामों पर भी सवाल उठाने की दावत देती है जो इन कामयाबियों को मुमकिन बनाते हैं। और ये हमारे सामीन के लिए एक आखिरी सोच छोड़ जाता है। अगर कामयाबी इन बैरूनी अवामिल पर इतनी ज़्यादा मुनहसर है, तो इसका हमारी सलाहियतों को तलाश करने और परवान चढ़ाने के मौजूदा निज़ाम पर क्या असर पड़ता है? क्या हमें अपने स्कूलों, खेलों की लीग्स और काम की जगहों की साख्त को इस तरह बदलना चाहिए कि टैलेंट को एक बिल्कुल मुख्तलिफ और ज़्यादा मुनसिफाना तरीके से तलाश किया जा सके, ताकि किसी की तारीख़ पैदाइश या ख़ानदानी पस मंज़र उसकी तकदीर का फैसला न करे? तो हमने पिछले हिस्से में देखा कि सक्सेस सिर्फ पर्सनल मेरिट या इंटेलिजेंस की बात नहीं है। इसमें आपके सर्कमस्टेंसेस, आप कब और कहाँ पैदा हुए, एक अहम रोल प्ले करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। सक्सेस पर एक और चीज़ असरअंदाज होती है, शायद सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा इनविजिबल, हमारी कल्चरल लेगेसी। ये वो एटीट्यूड्स, बिलीव्स और बिहेवियर के पैटर्न्स हैं जो हमें विरासत में मिलते हैं, जो नस्लों से चले आ रहे हैं। बिल्कुल। और ये लेगेसीज हमारे बिहेवियर को इस तरह शेप करती हैं जिसका हमें एहसास तक नहीं होता। ये हमारे सबकॉन्शियस में ऑपरेट करती हैं। आज हम इन्हीं लेगेसीज को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि कंटेकी के पहाड़ों में खानदानी दुश्मनियों से लेकर कोरियन एयरलाइंस के प्लेन क्रैशेस तक और एशियन स्टूडेंट्स की मैथ में मास्टरी के पीछे इन सब के रूट्स कल्चरल लेगेसी में कैसे हैं। ये एक सफ़र है ये समझने का कि हम वो क्यों हैं जो हम हैं। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जगह से जहां इज्जत सब कुछ थी। हार्लन, कंटकी। सोर्सेज बताते हैं कि 19वीं सेंचुरी में यहाँ 2 फैमिलीज रहती थीं, हॉवर्ड्स और टर्नर्स। इनकी दुश्मनी एक आम से झगड़े से शुरू हुई। हाँ, एक रात पोकर के गेम पर झगड़ा हुआ, एक दूसरे पर चीटिंग का इल्जाम लगा। अगले दिन सड़क पर आमना सामना हुआ, गोलियां चलीं और लिटिल बॉब टर्नर मार गया। और ये सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद अ सीरीज ऑफ रिवेंज किलिंग शुरू हो गईं जो सालों तक चलती रहीं। एक वक्त पर जब विल टर्नर एक गन फाइट में जख्मी होकर घर आया तो उसकी माँ ने उसे मरहम पट्टी करने के बजाय पता है क्या कहा? क्या? उसने कहा, स्टॉप दैट, डाई लाइक अ मैन, लाइक योर ब्रदर डिड।
ये एक ऐसी दुनिया थी जहां इज्जत के लिए मरना जिल्लत के साथ जीने से बेहतर समझा जाता था। ये तो एक फैमिली की कहानी है। क्या ये आम बात थी वहाँ? ये सिर्फ इन दो फैमिलीज की कहानी नहीं थी, ये पूरे एपलेचियन माउंटेन्स में एक कॉमन पैटर्न था। हेटफील्ड मैकॉय जैसी मशहूर दुश्मनियां भी इसी दौर की और इसी इलाके की हैं। सोशियोलॉजिस्ट इसे कल्चर ऑफ ऑनर कहते हैं। कल्चर ऑफ ऑनर। हाँ, मतलब ये एक ऐसी कल्चर है जहाँ एक शख्स की रेपुटेशन उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है और उस पर होने वाले किसी भी हमले का जवाब शिद्दत से देना जरूरी समझा जाता है। लेकिन ऐसी कल्चर वहाँ डेवलप ही क्यों हुई? इसके पीछे क्या वजह थी? इसकी जड़ें ज्योग्राफी और इकोनॉमी में है। ये कल्चर ऑफ ऑनर अक्सर ऐसी जगहों पर डेवलप होती है जहाँ ज़मीन पथरीली और पहाड़ी हो, जहाँ लोग खेती बाड़ी के बजाय जानवर पालते हैं, यानी हर्ड्समैन होते हैं। एक फार्मर की जिंदगी कम्युनिटी कोऑपरेशन पर डिपेंड करती है, लेकिन एक हर्ड्समैन अकेला होता है और उसकी सबसे बड़ी दौलत उसके जानवर होते हैं जिन्हें आसानी से चुराया जा सकता है। इसलिए उसकी रेपुटेशन ही उसकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। अच्छा। उसे दूर दूर तक ये मैसेज देना पड़ता है कि वो कमजोर नहीं है, और छोटी सी बेइज्जती का जवाब भी फौरन और शिद्दत से देना पड़ता है। और ये कल्चर एपेलेशियंस में कहाँ से आई? वहाँ के लोग तो अमेरिका में आकर बसे थे। ये कल्चर उन स्कॉच आयरिश इमिग्रेंट्स के साथ आई जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बॉर्डरलैंड से आए थे। वो इलाका सदियों से लॉलेस और वायलेंट रहा था। वहाँ सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर थी और लोगों को अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती थी। उन्होंने वही कल्चर, वही माइंडसेट अमेरिका के इन पहाड़ों में आकर दोबारा कायम कर दिया। लेकिन ये तो सदियों पुरानी बात है। इसका आज की दुनिया से क्या ताल्लुक? मतलब ये लेगेसी अभी जिंदा है ना? यही सबसे हैरानकुन बात है। 1990s में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के साइकोलॉजिस्ट्स डोव कोएन और रिचर्ड निस्बेत ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एक रिसर्च स्टडी के बहाने बुलाया और उन्हें एक तंग कॉरिडोर से गुजारा, जहां एक आदमी ने, जो उनकी टीम का हिस्सा था, फाइल्स आगे करते हुए उन्हें कंधा मारा और आहिस्ता से एसहोल कहा। ओके, और इसका रिजल्ट क्या निकला? ये रिजल्ट्स अजीब थे। नॉर्दर्न स्टेट से आए स्टूडेंट्स ने इसे हंसी में टाल दिया। उनके स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल एक्चुअली कम हो गए। उन्होंने सोचा ये कोई मजाक है। लेकिन सदर्न स्टेट से आए स्टूडेंट्स गुस्से से लाल हो गए। उनके टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल लेवल्स आसमान पर चले गए। उनका खून खौल उठा। वाओ! बाद में जब उन्हें एक चिकन गेम में एक भारी भरकम आदमी की तरफ चलने को कहा गया, तो इंसल्ट के बाद वो बहुत आखिर तक रास्ते से नहीं हटे, जैसे वो किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार ना हो। और ये स्टूडेंट्स कौन थे? क्या ये भी उन्हीं पहाड़ी इलाकों से आते थे? नहीं। और यही इस एक्सपेरिमेंट का अहम नतीजा है। ये सदर्न स्टूडेंट्स कोई पहाड़ी कस्बों से नहीं आए थे। ये एटलांटा के कोका कोला एग्जीक्यूटिव्स के अमीर बच्चे थे। सदियों पुरानी लेगेसी एक बिल्कुल नए सोशल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में भी उनके अंदर जिंदा थी। कल्चरल लेगेसीज की जड़ें बहुत गहरी होती हैं और उनकी जिंदगी बहुत लंबी। तो ये कल्चरल सॉफ्टवेयर हमें ऐसी सिचुएशंस में गाइड करता है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। अब तक हमने देखा कि कल्चरल लेगेसीज कैसे पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स में नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन क्या इसका असर प्रोफेशनल हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट्स पर भी पड़ता है? बिल्कुल, और शायद इसका सबसे ड्रामेटिक एग्जाम्पल एविएशन की दुनिया में मिलता है। ये हमें इस किताब के एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग हिस्से की तरफ ले जाता है, द एथनिक थियोरी ऑफ प्लेन क्रैशेस। 1980s और 90s में कुरियन एयर का सेफ्टी रिकॉर्ड आफतजदा था। उनकी क्रैश रेट यूनाइटेड एयरलाइंस जैसी कंपनी से, आप अंदाजा लगाएं, 17 गुना ज्यादा थी। सवाल ये था, क्यों? एक मिनट, एथनिक थ्योरी, ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल साउंड करता है। क्या हम ये कह रहे हैं कि कुछ एथनिसिटीज के पायलट्स दूसरों से बेहतर या बदतर होते हैं? ये एक बहुत अहम पॉइंट है और इसका जवाब है नहीं। ग्लैडवेल यहाँ एथनिसिटी को बायोलॉजी के तौर पर नहीं, बल्कि कल्चर के प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका आर्ग्यूमेंट नस्ल के बारे में नहीं, बल्कि उस कल्चरल सॉफ्टवेयर के बारे में है जिसके साथ पायलट्स कॉकपिट में आते हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि मॉडर्न प्लेन क्रैशेस कैसे होते हैं। ये किसी एक बड़ी मैकेनिकल फेलियर से नहीं होते, बल्कि 7 से 8 छोटी-छोटी ह्यूमन एरर्स का नतीजा होते हैं। ये एरर्स अक्सर टीम वर्क और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की वजह से होती हैं। इसकी कोई मिसाल दे सकती हैं?
इसको समझने के लिए हम अवियानका फ्लाइट 052 की केस स्टडी देखते हैं, जो 1990 में न्यूयॉर्क में क्रैश हुआ। प्लेन कोलंबिया से आ रहा था, मौसम खराब था, पायलट्स थके हुए थे और प्लेन का फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा था। कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर माउरिसियो क्लॉट्स को एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी को बताना था कि वो इमरजेंसी में है। लेकिन उसने क्या कहा? उसने इमरजेंसी का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया। उसने बहुत नर्म इनडायरेक्ट लैंग्वेज इस्तेमाल की। जैसे? उसने कहा, "We're running out of fuel, sir." इस तरह की इनडायरेक्ट स्पीच को लिंग्विस्ट्स मिटिगेटेड स्पीच कहते हैं। हम इसे तब इस्तेमाल करते हैं जब हम पोलाइट हो रहे हों या जब हम किसी अथॉरिटी फिगर से बात कर रहे हों। और इस मिटिगेटेड स्पीच का कल्चर से क्या ताल्लुक है? यहाँ डच साइकोलॉजिस्ट गेट हॉफस्टेट का काम सामने आता है। उन्होंने पावर डिस्टेंस इंडेक्स या पीडीआई का कॉन्सेप्ट दिया। ये मेजर करता है कि एक कल्चर में अथॉरिटी और हायरार्की को कितना रिस्पेक्ट किया जाता है। अमेरिका एक लो पावर डिस्टेंस कंट्री है, जहाँ सबॉर्डिनेट्स अपने सुपीरियर से आमतौर पर डायरेक्ट बात कर सकते हैं, लेकिन कोलंबिया एक हाई पावर डिस्टेंस कंट्री है। क्लॉट्स का बिहेवियर उसकी कल्चरल ट्रेनिंग का नतीजा था। एक सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर से डायरेक्ट ब्लंट अंदाज में बात नहीं कर सकता। न्यूयॉर्क के लो पावर डिस्टेंस एटीसी ने उसकी बात की अर्जेंसी को समझा ही नहीं। ओके, तो यही लेंस अब हम कोरियन एयर पे लगाते हैं। साउथ कोरिया का पावर डिस्टेंस इंडेक्स कैसा है? साउथ कोरिया का पीडीआई दुनिया में सबसे ज्यादा हाई है। जब कोरियन एयर फ्लाइट 801 गुआम में क्रैश होने वाला था, कॉकपिट रिकॉर्डर से पता चलता है कि फर्स्ट ऑफिसर और फ्लाइट इंजीनियर कैप्टन को वार्न करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से। फर्स्ट ऑफिसर ने कहा, "डोंट यू थिंक इट रेन्स मोर इन दिस एरिया हियर?" कुछ देर बाद फ्लाइट इंजीनियर ने कहा, "कैप्टन, द वेदर रेडार हैज हेल्प्ड अस अ लॉट." ये तो वार्निंग्स लग ही नहीं रही हैं, ये तो सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हैं। बिल्कुल, एक वेस्टर्न पायलट के लिए ये सिर्फ मौसम पर कमेंट्री है, वार्निंग्स नहीं। लेकिन कोरियन कल्चर रिसीवर ओरिएंटेड है। बोलने वाले की नहीं, सुनने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो बात का असल मतलब समझे। लेकिन थका हुआ कैप्टन उन हिंट्स को डिकोड नहीं कर पाया। उस हाई पावर डिस्टेंस कल्चर ने को पायलट्स को अपने कैप्टन को सीधा चैलेंज करने से रोक दिया और नतीजा एक हादसा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया? कल्चर को बदलना तो नामुमकिन लगता है। यही सबसे अहम हिस्सा है। कोरियन एयर ने एक अमेरिकन डेविड ग्रीनबर्ग को हेड ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस बनाया। ग्रीनबर्ग ने आते ही एक बहुत रैडिकल कदम उठाया। उसने सब पायलट्स के लिए कॉकपिट में इंग्लिश बोलना लाजमी करार दे दिया। सिर्फ जुबान बदलने से इतना बड़ा फर्क कैसे आ सकता है? पायलट्स तो वही थे, उनकी कल्चरल ट्रेनिंग भी वही थी। क्या इंग्लिश में कोई जादू है? जादू नहीं, बल्कि एक अलग आइडेंटिटी। इंग्लिश उनके लिए सिर्फ कम्युनिकेशन का एक टूल नहीं थी, ये कोरियन कल्चर के हायरार्किकल बैगेज से आज़ादी का एक जरिया बन गई। जब वो इंग्लिश में बात करते तो वो कोरियन लैंग्वेज के अदब और हायरार्की के स्ट्रक्चर से आज़ाद हो जाते। वो एक दूसरे से एज इक्वल्स बात कर सकते थे। इस चेंज के बाद कोरियन एयर का सेफ्टी रिकॉर्ड दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होने लगा। ये इस बात का सबूत है कि अपनी कल्चरल लेगेसी को पहचानना और उसकी कमजोरियों को एड्रेस करना सक्सेस के लिए कितना जरूरी है। अब तक हमने देखा कि कल्चरल लेगेसीज कैसे नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? क्या कोई ऐसी लेगेसी है जो एडवांटेज देती हो? हाँ, बिल्कुल। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल एशियन स्टूडेंट्स की मैथ में बेहतरीन परफॉर्मेंस है। इसके पीछे दो अहम वजूहात हैं। पहली है लैंग्वेज का एडवांटेज। चाइनीज़, जापानीज़ और कोरियन जैसी ज़बानों में गिनती का सिस्टम बहुत लॉजिकल और ट्रांसपेरेंट है। 11 को 10-1 कहा जाता है, 12 को 10-2, 22 को 2-10-2। दैट मेक्स सो मच सेंस। इसके मुकाबले में इंग्लिश का सिस्टम बहुत अजीब है। 11, 12, 13 जिनका कोई पैटर्न नहीं। एग्जैक्टली। इस वजह से एशियन बच्चों के लिए काउंटिंग सीखना और बेसिक कैलकुलेशंस करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन दूसरी वजह जो ज़्यादा प्रोफाउंड है वो है राइस पैडी लेगेसी।
गेहूं की खेती मैकेनिकली ओरिएंटेड होती है, जिसमें आप ट्रैक्टर्स और मशीन से एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। लेकिन चावल की खेती स्किल ओरिएंटेड है। चावल के खेत या पैडीज बहुत छोटे होते हैं, उन पर बेपनाह मेहनत लगती है और हर छोटे से छोटे डिटेल पर तवज्जो देनी पड़ती है। तो इसका मेहनत से क्या ताल्लुक है? चावल की खेती में एफर्ट और रिवॉर्ड का डायरेक्ट कनेक्शन है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितनी केयर से काम करेंगे, उतनी बेहतर फसल होगी। ये एक कॉम्प्लेक्स और मीनिंगफुल काम है। एक एशियन किसान साल में 3000 घंटे तक काम करता था, जबकि एक यूरोपियन किसान सिर्फ 1200 घंटे और सर्दियों में अक्सर फारिग रहता था। इस मुसलसल मेहनत ने एक ऐसी कल्चर को जन्म दिया जो परसिस्टेंस, सब्र और कोशिश को वैल्यू करती है। हमारे साउथ एशियन कल्चर में भी मेहनत पर बहुत जोर दिया जाता है। एक चाइनीज कहावत है, जो शख्स साल के 360 दिन सूरज निकलने से पहले उठ सकता है, वो अपने खानदान को अमीर बनाने में कभी नाकाम नहीं होता। ये माइंडसेट मैथ में कैसे ट्रांसलेट होता है? बर्कली के प्रोफेसर एलन शॉनफेल्ड ने एक स्टूडेंट रेने को एक मुश्किल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए रिकॉर्ड किया। एवरेज स्टूडेंट 2 या 3 मिनट में हार मान लेता है। रेने ने 22 मिनट तक कोशिश जारी रखी, अलग अलग तरीके आजमाती रही, जब तक उसने सोल्यूशन ढूंढ नहीं लिया। मैथ में सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस का नाम नहीं, बल्कि एटीट्यूड का नाम है, कोशिश करते रहने की सलाहियत का। और इस परसिस्टेंस का सबूत कहाँ मिलता है? जब टिम्स टेस्ट, जो एक इंटरनेशनल मैथ एग्जाम है, लिया जाता है, तो स्टूडेंट्स को एक लंबा, बोरिंग क्वेश्चनेयर भी भरना होता है। रिसर्चर्स ने पाया कि जिन कंट्रीज के स्टूडेंट्स उस क्वेश्चनेयर को पूरी तरह हर सवाल का जवाब देकर भरते हैं, वही कंट्रीज मैथ में टॉप करती हैं। सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। ये वही राइस पैडी कल्चर्स हैं जहां परसिस्टेंस एक कोर वैल्यू है। उनके लिए सवाल छोड़ देना जिल्लत की बात है। राइट। तो एक तरफ कल्चर ऑफ ऑनर है जो नुकसान पहुंचा सकती है, और दूसरी तरफ राइस पैडी लेगेसी जो फायदा दे सकती है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है, क्या हम इन लेगेसी से सीखकर उन्हें कॉन्शियसली इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या एक कल्चर ऑफ परसिस्टेंस बनाई जा सकती है जहां वो पहले से मौजूद ना हो? बिल्कुल। और शायद इसका सबसे बेहतरीन जवाब हमें न्यूयॉर्क के एक बहुत ही गरीब इलाके में मिलता है, किप एकेडमी की कहानी में। किप एक एक्सपेरिमेंटल पब्लिक स्कूल है जो न्यूयॉर्क के सबसे गरीब इलाकों में से एक, साउथ ब्रॉन्क्स में खुला। यहाँ के स्टूडेंट्स आमतौर पर लो इनकम सिंगल पेरेंट फैमिली से आते हैं। तो इस स्कूल ने ऐसा क्या किया जो बाकी नहीं कर पाए? उन्होंने अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम के सबसे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सोशियोलॉजिस्ट कार्ल अलेक्जेंडर की रिसर्च के मुताबिक अमीर और गरीब स्टूडेंट्स के बीच जो अचीवमेंट गैप है, उसकी सबसे बड़ी वजह समर वेकेशन है। अमीर बच्चे गर्मियों में कैंप्स, क्लासेस और म्यूजियम्स में नए स्किल सीखते रहते हैं, जबकि गरीब बच्चे जो स्कूल में सीखते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो किप का सोल्यूशन क्या था? समर वेकेशन खत्म कर देना? इसेंशली हाँ। किप का सोल्यूशन है ज्यादा स्कूल टाइम। उनका स्कूल दिन सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है। हफ्ते को भी क्लासेस होती हैं और गर्मियों में भी 3 हफ्ते एक्स्ट्रा स्कूल होता है। बेसिकली वो राइस पैडी वर्क एथिक को अमेरिका के इनर सिटी में ला रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको पहाड़ चढ़ना है तो आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है? किसी स्टूडेंट की कहानी? हाँ, मारीटा की कहानी। वो एक 12 साल की किप स्टूडेंट है। उसका दिन सुबह 5:45 पर शुरू होता है। वो स्कूल के लिए तैयार होती है, शाम 5 बजे स्कूल से निकलती है, घर आकर डिनर करती है और फिर रात 10 या 11 बजे तक होमवर्क करती है। उसने अपने पुराने दोस्त, अपने वीकेंड्स, अपना फ्री टाइम, सब कुछ एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुर्बान कर दिया है। ये एक बारगेन है जो उसने किया है। उसके पास वो सारी एडवांटेजेस नहीं है जो अमीर बच्चों के पास हैं, इसलिए उसने अपनी लेगेसी खुद बनाने का फैसला किया है, मेहनत की लेगेसी। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? यही कि सक्सेस कोई राज नहीं है, ये अनएक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज का नतीजा है जो अ फ्यू लकी लोगों को मिलती हैं। आउटलायर्स वो लोग हैं जिन्हें मौके दिए गए और उन्होंने उन मौके से फायदा उठाने की हिम्मत और समझदारी दिखाई।
और इस पॉइंट को ऑथर मैल्कम ग्लैडवेल अपनी माँ जॉयस ग्लैडवेल की कहानी से इलस्ट्रेट करते हैं। सिंपल वर्जन ये है कि वो जमैका में पैदा हुई, स्कॉलरशिप जीती और लंदन यूनिवर्सिटी चली गईं। एक रैग्स टू रिचेस स्टोरी। लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है। उनकी सक्सेस के पीछे अपॉर्चुनिटीज और लेगेसी का एक पूरा वेब था। वो वेब कैसा था? क्या अहम फैक्टर्स थे? उनकी स्कॉलरशिप 1937 के रायट्स के बाद शुरू हुई थी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वेस्ट इंडीज में एजुकेशन को बेहतर बनाने का फैसला किया। ये एक हिस्टोरिकल मौका था। फिर उनकी माँ डेजी नेशन की अनोखी हिम्मत थी, जिन्होंने अपनी बेटी को लंदन भेजने के लिए एक चाइनीज शॉपकीपर से उधार लिया। लेकिन सबसे अहम थी उनकी कल्चरल लेगेसी। डेजी नेशन के ग्रेट ग्रैंडफादर एक आयरिश प्लांटेशन ओनर थे और उनकी ग्रेट ग्रैंडमदर एक अफ्रीकन स्लेव। जमाइका में उस दौर में ऐसे यूनियन से पैदा होने वाले कलर्ड या मिक्स्ड रेस बच्चों को अक्सर आज़ाद कर दिया जाता था और उन्हें सोसाइटी में एक बेहतर दर्जा मिलता था। तो उन्हें एक हिस्टोरिकल एडवांटेज हासिल था। एग्जैक्टली। उन्होंने एजुकेशन और प्रोफेशनल क्लासेस में अहम जगह बनाई। ये वो लेगेसी थी जिसने डेजी नेशन को वो एम्बिशन और कॉन्फिडेंस दिया जो उन्होंने अपनी बेटियों को दिया। उन्हें लगता था कि वो बेहतर डिजर्व करती हैं। जॉयस ग्लैडवेल की कामयाबी सिर्फ उनकी अपनी नहीं थी, ये उनकी माँ की हिम्मत, उनके खानदान की हिस्ट्री, जमाइका के रायट्स और वहाँ के कॉम्प्लेक्स रेशियल सिस्टम का नतीजा थी। इसका मतलब है एक आउटलायर आखिर में आउटलायर नहीं होता। वो अपनी हिस्ट्री, कम्युनिटी, अपॉर्चुनिटीज और विरासत की पैदावार होता है। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे अगर आप गहराई में जाएं तो आपको ऐसी ही छुपी हुई एडवांटेजेस और लेगेसीज मिलेंगी। और ये हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है। अगर ये मौके और रिसोर्सेज सिर्फ चंद खुशकिस्मत लोगों के बजाय सबको प्रोवाइड किए जाएं, अगर हम हर बच्चे के लिए आईपीजे जैसा एनवायरनमेंट बना सकें, तो हमारी दुनिया कितनी ज्यादा अमीर और टैलेंटेड हो सकती है। कितने पोटेंशियल आउटलायर्स हैं जो सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें वो लेगेसी या वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हम उम्मीद करते हैं कि आउटलायर्स की दुनिया का ये सफ़र आपके लिए दिलचस्प और अनोखा रहा होगा। इसने हमें सिखाया है कि कामयाबी सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, बल्कि उसके कल्चर, उसकी हिस्ट्री और उसको मिलने वाले मौके की कहानी है। ये हमें ज़्यादा कंपैशनेट बनाती है उनके लिए जो कामयाब नहीं हो पाते, और ज़्यादा हम्बल बनाती है अपनी कामयाबियों के बारे में। अगर आपको ये गहरा तज्जिया पसंद आया तो अपने ख्यालात ज़रूर शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। अगली गुफ्तगू तक खुदा हाफिज।